आज मैं सर्वप्रथम मुसलमान भाइयों को कोटि कोटि धन्यवाद। संपूर्ण भारत में ईद बहुत अच्छा से मनाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना महामारी में संपूर्ण भारत में ईद का मुबारक हम देना चाहते हैं। हम आशा करते हैं इस कोरोना महामारी में आप नमाज अदा भी करें प्रत्येक दिन और कुरान का अध्ययन भी करें। हम पहले भी कहे हैं सभी को, हिंदुओं को रामायण विनय पत्रिका पढ़ना चाहिए, क्रिश्चन भाई को बाइबल पढ़ना चाहिए और मुसलमान भाइयों को कुरान पढ़ना। इस कोरोना महामारी में यही एक अचूक दवा है जिस पर आप पार पा सकते हैं। अब इजराइल और फिलीपींस, उसमें एक संगठन है हमास। कंगना रनौत जी ने इजराइल के पक्ष में कहा, इरफान पठान साहब ने फिलीपींस के पक्ष में कहा, हम भारतीय हैं, हमसे लाखों किलोमीटर दूर है इजराइल और फिलीपींस, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल हमारा बहुत दिनों से तो नहीं, लेकिन 10 वर्षों से हमारा सहयोगी में रहा है। एक सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। एक समय था जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके हमारे संप्रभुता को चुनौती दिया और हमारे बहुत बड़े भूभाग पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया। उस समय 15-16 वर्ष की थी श्रीमती इंदिरा गांधी अपने घर में, नेहरू जी की बेटी, वह देख रही थी हमारे पिताजी कहाँ कहाँ चूक किए चीन से युद्ध करने में। और लाल बहादुर शास्त्री के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान और बांग्लादेश में युद्ध शुरू हो गया। चीन का सब दिन से सहयोगी रहा है पाकिस्तान, चीन का सब दिन से सहयोगी रहा है पाकिस्तान, लेकिन चीन तो बहुत चालाक है, पाकिस्तान उतना तो चालाक है नहीं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, भारत बीच में आ गया। चीन भी उस वक्त सोवियत रूस था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुपचुप तरीके से सोवियत रूस के राष्ट्रपति से समझौता कर लिए और लोकसभा में भी पास कर लिए और पूरे विश्व को, अमेरिका तक को भी चेतावनी दे दी कि आप युद्ध में आइए, हम आपका चुनौती को स्वीकार करते हैं। चीन का युद्धपोत बहुत बड़ा सेना उसका पाकिस्तान के पक्ष में तैयार हो गया जाने के लिए, चल भी दिया, बहुत दूर तक चला भी गया, लेकिन सोवियत रूस हमारा बड़ा भाई था और उसके हमारे भारत और रूस के एक पक्ष हो जाने से अमेरिका स्थिर हो गया और चीन का हौसला ही बंद हो गया, वह दिखावे तक ही रह गया। हमने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया। अब 2020 में आइए, डोकलाम विवाद 17 में हुआ था चीन और भारत के बीच में, 73 दिनों तक चलता रहा विवाद। अब आया 2020 में लेह लद्दाख 14 4 फिंगरप्रिंट
और सारे विवाद चीन की सेना ने आके भारतीय सीमा पर आके झंडा गाड़ दिया। और चीन का ग्लोबल टाइम्स यही एक बात कहता है, हिमालय को हिला सकते हैं, चीन की सेना PLI को नहीं हिला सकते हैं। हिमालय को हिलाना आसान है, लेकिन PLI को हिलाना आसान नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 में डोकलाम विवाद में उनको दिखा दिए। और जो बचा खुचा रहा, जो सुपर पावर बनने का सपना देख रहा था, बन भी गया था। अमेरिका को कई एक बार चेतावनी दिया, भारत को, जापान को। अब विश्व के कोई भी देश चीन से लड़ने के लिए चाहता ही नहीं था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन का 59F पर प्रतिबंध लगा दिया और चीन का फैक्ट्री में ताला लग गया। चीन तो आज भी कहता है 101 अरब 47 करोड़ हमारी जनसंख्या है। जनसंख्या है कि नहीं है कौन कहता है? फैक्ट्री चलता है कि नहीं चलता है? वहाँ की जनता को रोटी मिलता है कि नहीं मिलता है? दवाई मिलता है कि नहीं मिलता है? कोरोना वायरस का आप इजाद किए, आपके यहाँ कोई नहीं मरता है, ये तो चीन जाने। हमको उससे क्या मतलब है? दुश्मन के घर में आग लगे कि अगरबत्ती जले, हमको क्या मतलब है? लेकिन दुनिया कोरोना महामारी से करा रही है और चीन कहता है हमें यहाँ सब कुछ ठीक है। भाई ठीक है आपके यहाँ, लेकिन आपने कल परसों देखा होगा चीन के विदेश मंत्री बांग्लादेश गए और कहे क्या, बांग्लादेश को धमकी दिया, अगर आप क्वाड में सम्मिलित होते हैं तो आपका हम बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। चीन की सीमा से बांग्लादेश की सीमा कहीं नहीं मिलती है। चीन की सीमा से बांग्लादेश की सीमा कहीं नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश पर आप धमकी देने के लिए काहे आए? चूंकि इसलिए आए, क्वाड बन गया है। क्वाड है भारत, अमेरिका, जापान और फ्रांस का एक संयुक्त कमेटी है, जो चीन से आक्रमण होने पर ये चारों देश की सेनाएं चीन पर चारों तरफ से हमला करेंगे। चीन को तो अकेले भारत सिखा दिया, और 4 देश अगर मिल गया, उसमें अमेरिका विश्व की आधी शक्ति अमेरिका अकेले है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में उसे विशेष अधिकार दिया गया है। विश्व की आधी शक्ति सिर्फ अमेरिका के पास में है, चाहे सैन्य हो, आर्थिक हो, जो भी हो। और चीन के विदेश मंत्री आते हैं, 4 दिन भी नहीं हुआ है, बांग्लादेश को धमकी देते हैं कि आप क्वाड का सदस्य मत बनिए, क्वाड के पक्ष में मत जाइए। आपने जब लिपुलेख फिंगर 4 से 14 तक में विवाद हो रहा था, नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली साहब वो तीखा व्यंग बात बोल रहे थे। तीखा राम भी हमारे हैं, लिपुलेख, काला पानी भी हमारा है, ये है वो है। जो वह नेपाल जो हमारे एक राज्य के बराबर भी नहीं है, बिहार के बराबर भी उसकी जनसंख्या नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, लेकिन वह बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? क्योंकि नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, ये छोटे छोटे देश चीन से कर्जा लिए हैं। इसलिए चीन उसको भारत के विरुद्ध में उकसा रहा है। आप बोलिए भारत के विरुद्ध में, लेकिन चीन का अभिन्न अंग ताइवान उसके हाथ से निकल गया। चीन हाथ मल रहा है, कुछ करता है तो कुछ हो नहीं पाता है। हम नेपाल से क्यों युद्ध करें?
हम पाकिस्तान तो चीन के पक्ष में युद्ध करता है भारत से, चीन के उकसावे पर, लेकिन हम चाह के भी नेपाल हमारा पड़ोसी है, हमारा एक रिलेशन है सदियों से, पाकिस्तान से हमारा एक सदियों से रिलेशन है, हम चाह के भी युद्ध नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पर है क्या तो हम उसके लिए युद्ध करें, लेकिन वे लोग परिस्थिति ऐसा पैदा करते हैं जो युद्ध करना पड़ेगा आपको। युद्ध आप कैसे कीजिएगा, युद्ध हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक छोटा भाई है विश्व में, इजराइल है। जो इजराइल जो है वह नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस सारे चारों देशों को एक साथ अकेले वह निपटा सकता है। उसके पास में वह क्रिश्चियन देश है और अमेरिका का सहयोगी भी है और बहुत छोटा देश, विश्व का बहुत सबसे छोटा देश में से उसकी गिनती होती है, लेकिन सैन्य क्षमता, उसका हथियार बहुत विश्व में भारत के लिए बहुत काम आता है। जब से चीन और रूस का संबंध बेहतर बन गया भीतर भीतर, आपने देखा 400 डिफेंस सिस्टम के लिए रूस पैसा भी लिया, बहुत सारे हथियार के लिए भी, और वहाँ पर एक नियम बनाया, कम्युनिस्ट देश है होने के नाते तो 2036 तक पुतिन साहब राष्ट्रपति रहेंगे रूस के। माननीय प्रधानमंत्री उन्हें बधाई भी दिए, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 बार गए भी रूस, लेकिन जो हथियार, जो बड़ा भाई था रूस 1971 से आज वह रूस नहीं रहा, सोवियत रूस तो नहीं रहा, रूस भी वह नहीं रहा जो बड़ा भाई का हैसियत निभाता था, वह नहीं, वह आज इसलिए नहीं रहा, वह चीन उसे अपने दबाव में ले लिया है। तो हमें नए दोस्त की तलाश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करनी है, उसमें जापान है, फ्रांस है, अमेरिका है, लेकिन ये सभी बड़े देश हैं, ये चीन से विरुद्ध लड़ने में हमें साथ देंगे, लेकिन नेपाल से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से लड़ने के लिए ये लोग नहीं आएंगे। इनसे लड़ने के लिए हम भी नहीं लड़ सकते हैं कि छोटे देश से, छोटे आदमी से आप नहीं लड़ सकते हैं। छोटे देश से इजराइल लड़ेगा, जो आपका, आप हिंदू धर्म के मानने वाले होंगे तो जनक धाम में, नेपाल में है जनक धाम, वहाँ पर विवाह भगवान राम का ब्याह हुआ था। कृष्ण के साथ बड़े भाई थे बलराम जी, और राम की छोटे भाई थे लखनलाल। अगर लखनलाल नहीं होते जनक धाम में तो परशुराम जी तहस नहस कर देते। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय परिदेश में इजराइल हमारा छोटा भाई है। चीन से युद्ध करने में वह बहुत बड़ी भूमिका नहीं अब निभा सकता है, छोटा होने के नाते, लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत को कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, इजराइल ही कर देगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इजराइल हमारा दोस्त है। फिलीपींस भी शांति प्रिय देश है, वो उससे भी भारत का कोई संबंध खराब नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इजराइल भारत का रक्षा सहयोगी भी है और भारत के आगे आगे सारे विपत्ति को वह खुद हर लेता है। उसकी हथियार आज भारत की सेना में बहुत बड़ा भूमिका अदा का हथियार वही होता है जो जिस पर विश्वास किया जाए। रूस हमें हथियार नहीं दे रहा था, इजराइल के हथियार से ही हम लड़ रहे थे। इसलिए इजराइल हमारा अभिन्न मित्र भी है और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इजराइल हमारा दोस्त है। धन्यवाद।